हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विथ रीटा में। आज हम MPPSC 2019 मेंस का जो इकोनॉमी का सिलेबस है यूनिट 7.7 राष्ट्रीय आयता लेखांकन की प्रणाली उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले मेरी 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, 7.12 7.15। ये वाले क्वेश्चन जो हैं इस टॉपिक के तो मैंने ये कवर करवा दी हैं आपको। ऊपर वाले जो हैं 15 मार्क्स के 3 to 4 ये भी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम करेंगे 5 to 6 राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का महत्व बताइए और भारत में राष्ट्रीय आय की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। ये है हमारे आज के क्वेश्चन। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक कर दें अगर वीडियो पसंद आता है तो, और अगर किसी को भी ज़रूरत है तो आप उन्हें अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का महत्व बताइए। यही क्वेश्चन मैंने आपको 6 मार्क्स में भी करवा दिया है और आज ये क्वेश्चन मैं 15 मार्क्स का लेके आई हूँ आपके सामने। तो राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापती है। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का महत्व इस प्रकार है कि आर्थिक नीति निर्माण में सहायक है, आर्थिक प्रगति की सूचक है, आर्थिक विकास की माप इसके द्वारा की जाती है, तुलनात्मक अध्ययन में सहायक है, संरचनात्मक परिवर्तनों का ज्ञान होता है, इससे आर्थिक नियोजन में सहायक होती है, श्रम संघों के लिए महत्वपूर्ण है, व्यवसायिक रणनीति के लिए उपयोगी है और आर्थिक विश्लेषणों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो ये इसके महत्व को हमने एक फ्लो डायग्राम के माध्यम से बता दिया। अब इसको एक एक करके हम डिस्क्राइब करते हैं। पहला है आर्थिक नीति में सहायक। कुल राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, कुल विनियोग और कुल बचतों जैसे तथ्यों का अनुमान इसके द्वारा लगाया जा सकता है। योजनाओं का मूल्यांकन, सुधार, संशोधन आदि कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं और नीति निर्माण में ये सहायक होती हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा आर्थिक विकास की माप। तो आर्थिक विकास की माप राष्ट्रीय आय के आकार तथा वितरण पर आधारित होती है। उपभोग, विनियोग, आय, व्यय, विदेशी व्यापार संबंधित वर्गीकरण संभव होता है इसके से। जनसाधारण के आर्थिक विकास का अनुमान लगाने में ये सहायक होती है। फिर है तीसरा, तुलनात्मक अध्ययन में सहायक होती है। विभिन्न समयावधि में राष्ट्रीय आय की तुलना करके अर्थव्यवस्था को दीर्घकालीन पथ प्रदान करना विभिन्न राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति की तुलना में भी सहायक है। संरचनात्मक परिवर्तनों का ज्ञान इसके द्वारा होता है, जो कि हमारा 4 पॉइंट है। इसमें हम लिखेंगे कि विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों के सापेक्षिक महत्व के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। आय का वितरण, रहन सहन, उपभोग स्वरूप आदि की जानकारी इससे प्राप्त होती हैं। 5th पॉइंट है हमारा आर्थिक नियोजन में सहायक है। देश में कितनी मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं या हो सकते हैं इसका अनुमान लगाया जाता है। किस तरह से विकास किया जाए, योजना का आकार आदि की जानकारी प्राप्त होती है। राष्ट्रीय आय में किसे प्राथमिकता दी जाए, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के अभाव में यह संभव नहीं है। 6 है श्रम संघों के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली द्वारा श्रमिकों के बारे में निम्न जानकारी प्राप्त होती है। पहला ये है कि राष्ट्रीय आय में श्रमिकों का योगदान क्या है, राष्ट्रीय आय का कितना हिस्सा वेतन व पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त होता है, राष्ट्रीय आय का बंटवारा किस प्रकार हो रहा है, ये सारी जानकारी हमें लेखांकन प्रणाली से प्राप्त होती है। 7 पॉइंट है हमारा व्यवसायिक रणनीति के लिए। तो आंकड़ों की सहायता से उत्पादन इकाइयाँ प्रभावी व्यवसायिक रणनीति तैयार कर सकती हैं। 8 पॉइंट हैं विभिन्न क्षेत्रों के पारस्परिक संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। एंड लास्ट 9 पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली आर्थिक प्रगति की सूचक होती है। तो इस प्रकार से हमने सारे पॉइंट को यहाँ पर बता दिए। अब लास्ट में कंक्लूजन कि इस प्रकार राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और ये हमारा यहाँ पर 15 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दूसरा है कि भारत में दूसरा क्वेश्चन है हमारा 15 मार्क्स का है, जो कि भारत में राष्ट्रीय आय की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए कि कौन कौन सी समस्याएं हमारी भारत में राष्ट्रीय आय से संबंधित है, उन पर हमें प्रकाश डालना है, उनको बताना है। तो वही छोटा सा इंट्रो हम लिखेंगे कि राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापती है। भारत में राष्ट्रीय आय का मापन उत्पादन विधि, व्यय विधि व आय विधि के द्वारा किया जाता है। अब इसमें क्या कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ व्याप्त हैं, तो पहला है कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है।
प्रति व्यक्ति आय की निम्न वृद्धि दर, राष्ट्रीय आय का अधिकांश भाग खाद्य पदार्थों पर खर्च, निम्न जीवन स्तर, निम्न विकास की दर, विभिन्न क्षेत्रों की असमान विकास दर, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का आय स्तर, क्षेत्रीय असमानता, राष्ट्रीय आय का असमान वितरण, ये सब हमारी राष्ट्रीय आय से संबंधित समस्याएं हैं। अब एक एक करके हम इनको भी डिस्कस करते हैं कि पहला है कृषि पर निर्भरता किस प्रकार से है। तो राष्ट्रीय आय का लगभग 28% भाग कृषि से प्राप्त होता है। कृषि एक अनिश्चित रोजगार है और कृषि स्वयं वर्षा पर निर्भर है। दूसरा है प्रति व्यक्ति आय की निम्न वृद्धि दर। नियोजन काल में राष्ट्रीय आय की दर औसत 4.2% थी, परंतु प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर केवल 2% रही। तीसरा है राष्ट्रीय आय का अधिकांश भाग खाद्य पदार्थों पर खर्च होता है। CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी आयोग जो है हमारा, उसके अनुसार राष्ट्रीय आय का लगभग 53.3% भाग जो है राष्ट्रीय आय का वो खाद्य पर खर्च हो जाता है, खाने पीने में। और वहीं अगर देखा जाए कि शहरी क्षेत्रों में इसका कितना परसेंटेज है, तो शहरी क्षेत्रों में ये 50% तक भी पहुंच जाता है। निम्न जीवन स्तर, राष्ट्रीय आय बढ़ने पर भी जीवन स्तर में वृद्धि नहीं होती है। मौद्रिक आय में वृद्धि होती है, परंतु वास्तविक आय में वृद्धि नहीं होती। ये पेज डबल से रिपीट हो गया है गलती से। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। निम्न 5 पॉइंट है हमारा निम्न विकास दर। तो अन्य देशों की तुलना में भारत की विकास दर कितनी है? 5% है। 6 पॉइंट है विभिन्न क्षेत्रों की असमान विकास दरें। तो योजना काल में प्राथमिक क्षेत्र में 3% प्रतिवर्ष, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों में भी 5% प्रतिवर्ष की वृद्धि दर्ज हुई। 7 पॉइंट है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का आय स्तर। तो शहरी क्षेत्रों में आय का स्तर ग्रामीण क्षेत्रों से लगभग दुगुना है। 8वां है क्षेत्रीय असमानता, केवल 5 राज्यों की औसत प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय से अधिक, शेष राज्यों की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत आय से भी कम है। और 9 पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय आय का असमान वितरण। योजना आयोग के अनुसार भारत की 58% जनसंख्या को 82.5% राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है, तथा वहीं 42% जनसंख्या है जो केवल राष्ट्रीय आय का 7.5% भाग ही प्राप्त कर पाती है। तो अत्यधिक समानता व्याप्त होती है इस प्रकार इसमें। और आखिरी में हमारा कंक्लूजन कि निष्कर्षतः प्राकृतिक संसाधनों का उचित दोहन, श्रम शक्ति का उचित उपयोग तथा क्षेत्रीय असमानता दूर कर राष्ट्रीय आय में व्याप्त प्रवृत्तियों को दूर किया जा सकता है। तो निष्कर्ष के द्वारा हमने एक सुझाव भी दे दिया कि हम किस तरह से राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तो ये हमारा एक सकारात्मक निष्कर्ष हमने कंप्लीट करा और यहाँ पे 15 मार्क्स का क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आगे आने वाली वीडियो में वर्ल्ड हिस्ट्री के काफ़ी सारे प्रश्नोत्तर आपके सामने लाने वाली हूँ। और इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन बाकी हैं 3 मार्क्स के, तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर थोड़ा सा भी पसंद आता है वीडियो, कुछ भी हेल्प होती है मेरे इस वीडियो से, तो आप लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।